सबसे पहले हमारे दर्शक समझना चाहते हैं कि आखिर प्रवासी की परिभाषा क्या है, वास्तव में प्रवासी होता कौन? क्या एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में रहता है यदि हरियाणा में रह रहा है, क्या एक गुजराती भाई जो गुजरात का है और हरियाणा में रह रहा है, क्या एक हरियाणवी जो गुजरात में रह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण होकर के मैं किसी राजपूत से, किसी शूद्र से, किसी बनिया से, किसी लाला से भेदभाव करता हूं तो मेरे ब्राह्मणत्व को शोभा नहीं है। कि जात पात का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है। हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। वासी कि मैं वासियों का विरोधी नहीं, प्रवासी वासियों के सेवक बनेंगे। प्रवासी जिस तरह से आज दास हैं, कल भी दास बनेंगे, क्योंकि राजा राजा होता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मेरे पास एक खास शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर अजय तिवारी। प्रवासियों की बात करते हैं और भारतीय प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सवाल प्रवासी को लेकर भी होगा और सबसे पहले जानेंगे कि आखिर कौन है अजय तिवारी और कैसे प्रवासी परिषद की स्थापना हुई। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं तिवारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सतपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझ जैसे नाचीज़ के पास ये इस इंटरव्यू के लिए आए हैं। मैं आपका आभार अभिनंदन करता हूं और जो भी लोग आपके इस चैनल को देख रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं और इस प्रणाम करते हुए यही कहना चाहता हूं कि अतिथि देवो भव, सबका सम्मान करिए, सबके साथ को मिला करिए। जी नमस्कार। गोरखपुर से चले और दिल्ली पहुंच गए। प्रवासियों की लड़ाई का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे, उसके बाद कुछ और सवाल। आदरणीय, सबसे पहली बात तो भारत देश में जो प्रवासी लोग हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके रहते हैं वो सब भारतवासी हैं। और यही मैं दुनिया को, देश को बताना चाहता हूँ कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी है। और जैसे थोड़ी देर के लिए मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं तो आप क्या बताएंगे? हम तो हरियाणा के हो गए, हरियाणा के हम हैं, यूपी के हैं। हाँ, आप यही कहेंगे कि हम हरियाणा के रहने वाले हैं, इट मीन्स आप हरियाणा के वासी हैं। और हरियाणा के वासी नहीं, जो जहाँ का वासी होता है वो अपने वास को नहीं भूलता, क्योंकि उसके दादा परदादा, उसके परदादा, उसके माता पिता, खेत खलिहान, दोस्त यार, उनकी यादें उनके दिलो दिमाग में बसी रहती है। इसलिए जो जहाँ का वासी है वो वहाँ का विष्णु भगवान है, और जो जहाँ प्रवासी बन के जाता है वो अतिथि देवो भव गणपति है। यदि दोनों मिल कर के उस राज्य का विकास करेंगे और दोनों मिल के सौहार्द बना कर रहेंगे तो हमारा भारत देश कितना अखंड होगा, कितना मजबूत होगा। इससे बेहतर मैं आपको क्या बता सकता हूँ। तिवारी साहब, सबसे पहले हमारे दर्शक भी आपके बारे में जानना चाहेंगे। चर्चाएं बहुत होती हैं और आप एक राजनीति में भी मेरे ख्याल से रहे हैं, आप बताएंगे थोड़ा सा, छात्र संघ से जुड़े रहे। और वैसे भी आप उस धरती से आते हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी, उनके साथ भी शायद काम करने का मौका आपको मिला होगा। थोड़ा सा आपके जो छात्र राजनीति और या उस जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। कि मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि राजनीति करने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा दायित्व है समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म का सम्मान करना और उनके सुख दुख का साथी बनना। नेता वही बन सकता है जो समाज में अपने नाम को चमका सके, अपने धन को नहीं। अगर नेता बनना है, राजनीति करनी है तो सामाजिक समरसता लाना बहुत ज़रूरी है। मैं छात्र राजनीति में तब आया जब मैंने देखा कि हमारे ही मित्र छात्र राजनीति करके छात्रों की मांग को लेकर के आवाज़ उठाते हैं, तब उनका काम हुआ करता है। और मैं उस समय से छात्र राजनीति कर रहा हूं जिस समय को एजुकेशन नहीं था। भारत देश में को एजुकेशन सन 1989 में शुरू हुआ और मैं मास्टर ऑफ कॉमर्स 1990 का छात्र संघ का वाइस प्रेसिडेंट, ये सब आप सबके सहयोग से चुनाव लड़ा, आगे बढ़ा और समाज को देखते हुए समाज के हित के लिए काम करता रहा और आज भी करता रहता हूँ। प्रवासी की बात होती है और आपने प्रवासी, अप्रवासी और वासी की एकता की बात की है। सबसे पहले हमारे दर्शक समझना चाहते हैं कि आखिर प्रवासी की परिभाषा क्या है, वास्तव में प्रवासी होता कौन है।
कि इसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन है। मेरे भी कई लोगों से बात हुई कि हम प्रवासी का दायरा कैसे निश्चित करेंगे, कैसे हम मानेंगे कि कौन प्रवासी है कौन नहीं। कौन नहीं है। देखिए, भारत के संविधान में राज्य का बंटवारा हुआ है, जिले का नहीं। जिले का मुख्यमंत्री नहीं होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है। और भारत देश में आज 31 राज्य हैं, जिसमें से 5 राज्य केंद्र शासित राज्य हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी बचे हुए राज्य शासित राज्य हैं और राज्य को चलाने के लिए एक मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया है। और यदि मुख्यमंत्री चाहे तो ही प्रधानमंत्री उस राज्य में प्रवेश कर सकता है, ऐसा भी सिस्टम बनाया गया है। और इसी सब सिस्टम को देखते हुए भारत के संविधान में सन 1950 में डोमिसाइल और माइग्रेशन का चलन लिखा गया है। इसीलिए जब एक राज्य से दूसरे राज्य में रहने वाला व्यक्ति आता है और कोई सरकारी कागज़ या सरकारी नौकरी या सरकारी लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है, तो बिना डोमिसाइल के उसे वह सुविधा नहीं दी जाती है। और इसीलिए हम उसे माइग्रेशन की हिंदी को मानते हुए डोमिसाइल की प्रमाणता को मूल प्रमाण पत्र, यहाँ रहने वाले प्रमाण पत्र को मानते हुए हम उस व्यक्ति को प्रवासी कहते हैं जो एक राज्य से कितनी पीड़ा से अपने माँ बाप, घर बार, खेत खलिहान, दोस्त यार छोड़कर एक राज्य से दूसरे राज्य में भारत देश में ही क्या करने आते हैं, काम करने, नौकरी करने, पढ़ाई करने, व्यापार करने। और आपसे जानना चाहता हूँ, आप दर्शक हमारी बात को समझिए, क्या एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में रहता है यदि हरियाणा में रह रहा है, क्या एक गुजराती भाई जो गुजरात का है और हरियाणा में रह रहा है, क्या एक हरियाणवी जो गुजरात में रह रहे हैं, क्या हरियाणा का व्यक्ति गुजरात में रहकर गुजरात की विकास नहीं कर रहा है? वो अपनी मेहनत से कमाता तो वहाँ है, पर उस राज्य सरकार को टैक्स देता है और टैक्स दे करके पानी पीता है, टैक्स दे करके खाना खाता है। ऐसी स्थिति में वह प्रवासी व्यक्ति उस राज्य के विकास में योगदान कर रहा है, आर्थिक योगदान कर रहा है। तो हमारा ये कहना है कि इस देश को बांटा गया है जातियों में, धर्म में। क्यों विवाद में पड़ रहे हो? यदि मैं ब्राह्मण हूं तो हूं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। लेकिन ब्राह्मण होकर के मैं किसी राजपूत से, किसी शूद्र से, किसी बनिया से, किसी लाला से भेदभाव करता हूं तो मेरे ब्राह्मणत्व को शोभा नहीं देता। और ऐसी स्थिति में वासी हरियाणा में आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मुझे हरियाणा की बात करनी पड़ेगी। यदि मैं मुंबई में होता तो मैं मराठियों के बारे में बोलता। लेकिन हरियाणा का एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, मेरा विष्णु भगवान है, प्रवासियों का विष्णु भगवान है। क्यों? क्योंकि प्रवासी किसी राज्य से आकर उसकी धरती पर रहकर उस धरती से पानी पीते हैं, अनाज खाते हैं, और इसीलिए विष्णु भगवान चूंकि पालक होते हैं तो यहाँ का एक एक व्यक्ति मेरा विष्णु भगवान है, मेरा रक्षक है, मेरा संरक्षक है। तो क्यों ना तिवारी साहब ये माना जाए कि आपने भारतीय प्रवासी परिषद बना लिया, कल को कोई दूसरा आएगा वो वासी परिषद बना के बैठ जाएगा। तो हम एक तरफ तो एकता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्यों ना ये मान लें कि प्रवासी को और वासियों को अलग अलग कर रहे हैं, हम एक भेदभाव पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, रामविलास पासवान ने जब अपनी पासवान की पार्टी बनाई तब आप कहाँ थे? मायावती जब अपनी बहुजन समाज पार्टी बनाई तब आप कहाँ थे? अखिलेश यादव की बात करते हैं तब आप कहाँ थे? आज निषाद पार्टी निषादों की बात करती है तब आप कहाँ थे? और ये भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू की बात थी तब आप कहाँ थे? और कांग्रेस जो है चाहे जिसकी बात करती हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैंने यह भारतीय प्रवासी परिषद बनाकर भारत देश के प्रत्येक प्रवासियों के लिए भारत के प्रत्येक राज्य में कल्याण बोर्ड बनाने की मांग की है, ताकि अगर प्रवासी कल्याण बोर्ड होता तो पलायन करने वाले इस तरह पलायन नहीं करते कि दाइयां भी मिलना मुश्किल हो जाती। फैक्ट्रियां चलती हैं मजदूरों से, फैक्ट्री और सभी राज्य प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से विकास होता है। इसीलिए आदरणीय हमने भारतीय प्रवासी परिषद का बनाया है। क्योंकि मैं प्रवासी हूं,
प्रवासी को दर्द को देखा है मैंने। लेकिन एक दिन आप प्रवासी नहीं रहेंगे, एक दिन वासी हो जाएंगे। जब 12 साल होंगे और आप यहाँ के रहने वाले हो जाएंगे, फिर सरकार को आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, तो मतलब वासी हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन यह कड़ी चलती रहेगी, यह कड़ी चलती रहेगी। मैं तब बुढ़ा भी हो जाऊंगा, शायद दुनिया में भी नहीं रहूंगा। लेकिन अगर वह प्रवासी कल्याण बोर्ड बनता है तो भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहयोग सुरक्षा के लिए बनता है कि यदि प्रवासी को कोई दिक्कत होती है मजदूरी में, यदि प्रवासियों को कोई तकलीफ होती है तो भारत सरकार उसके साथ खड़ी नजर आएगी। आज वह प्रवासी अपने आप को ठगा महसूस करता है। प्लाट तो उस राज्य का खरीदता है, पैसा तो उस राज्य के व्यक्ति को देता है, लेकिन अपना घर बसाता है। और घर बसाने वाला व्यक्ति आपके राज्य में प्रवासी जिंदगी बिताकर आपके राज्य के विकास की सोचता है, फिर उसके साथ प्रताड़ना क्यों? मैंने इसीलिए लिखा है, ये हमारी किताब है और इस किताब में मैंने लिखा है कि जात पात का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है, हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। वासी जो यहाँ का बासिंदा है, प्रवासी जो बाहर से आए हैं, एक राज्य में 29 राज्य का व्यक्ति रहने आता है। लेकिन सवाल यही तो पैदा हो रहा है ना, एक तरफ तो आप पूरे भारत को एक होने की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप प्रवासियों का संगठन बना के अप्रवासी और प्रवासियों के बीच में मतभेद पैदा कर रहे हैं। ऐसा भी तो लगता है। ऐसा नहीं, मतभेद तो सोच की बात है, सोच की बात है। आपको कैसे लगता है कि जो बाहर से लोग आते प्रवासी होते हैं उनके साथ अन्याय होता है? आप कैसे इसको? मैंने ये नहीं कहा। एक्चुअल में प्रवासी व्यक्ति जब यहाँ आता है तो अपने आप को असहाय महसूस करता है, जैसा कि आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, जैसा कि आप बलात्कार है, मारपीट है, ज़बरदस्ती दबाने की सुविधा है, या जैसे अभी दुष्यंत चौटाला जी ने सबको कह दिया कि 75% लोगों को, यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे। अरे इसमें नौकरी देने की क्या बात, जो जिस काबिलियत होगा उसको नौकरी मिलेगी। इससे 75% जब उन्होंने बांटा तब आप कहाँ थे? तो राजनीतिक मांग भी उठने लगी है, अभी चुनाव होने, नगर निगम को उनको लेके भी लोग अब मांग कर रहे हैं कि भाई प्रवासियों को अलग से टिकट दिया जाना चाहिए, हमारी संख्या ज़्यादा हो गई है और प्रवासियों की संख्या कम है। अगर उनको टिकट दे देंगे, पासी सोचते हैं अगर प्रवासियों को टिकट दे दिया क्योंकि संख्या उनकी ज़्यादा है तो सत्ता उनके हाथ में चली जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा? तो ये भी एक नई मांग अब उठने लगी है। देखिए, लालच बुरी बला है। आज बिहार में जाति जनगणना की जा रही है, जिसकी जाति ज़्यादा होगी, जो जाति का व्यक्ति ज़्यादा होगा उसे सहूलियत ज़्यादा दी जाएगी। तो अगर ऐसी विडंबना लाके पैदा की जा रही है तो प्रवासी हर जगह तो ज़्यादा है नहीं, तो जहाँ ज़्यादा हैं उन्हें वहाँ अधिकार मिलना चाहिए, मुझे राजनीति में जगह मिलनी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यदि मैं गलत हूँ तो भारतीय जनता पार्टी आज प्रवासी श्रमिक कार्ड बना रही है, क्यों बना रही है? वासी श्रमिक कार्ड क्यों नहीं बना रही है? उसे पूछिए कि वासी श्रमिक कार्ड क्यों नहीं बना रही है, प्रवासी श्रमिक कार्ड क्यों बना रही है? भारतीय प्रवासी परिषद जात पात का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है, हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। वासी और प्रवासी और विदेश में रहने वाले अप्रवासी की एकता, यही हमारा विचार है। यदि 3 लोग मिल जाएं तो देश की अखंडता को मजबूती मिलेगी। और मैं 500,000 भाषाओं को एक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 36 बिरादरी की एक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो एक वासी, एक प्रवासी और एक अप्रवासी 3 रूप में बटे रहें। यहाँ तो मारपीट हो रहा है कि मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं फलाना, तो मैं फलाना। सवाल तिवारी साहब यही तो आ रहा है कि भारतीय प्रवासी परिषद है, आपने वासी की तो बात ही नहीं करी है, प्रवासी की तो बात ही नहीं की है, आपने तो प्रवासी परिषद। मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको कहा चाहे किसी भी राज्य का वासी हो, वह विष्णु भगवान है, वह रक्षक है, वह संरक्षक है। मैंने तो आपको पहले ही कहा, आप जिस तरह से भगवान की कथा कराते हैं, विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, गणपति को पहले क्यों बुलाते हैं? बिना गणपति के कोई पूजा क्यों नहीं संपन्न होती है? आप अपने घर में आने वाले व्यक्ति को बैठाकर सोफे पर चाय पिलाते हैं, रसमलाई खिलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके घर आया है। यदि प्रवासी आपके घर आया है तो आपके राज्य के विकास में योगदान कर रहा है। यदि प्रवासी आपके घर आया है तो अतिथि देवो भव गणपति रूप है। आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि यदि प्रवासी इस राज्य में काम करके, मेहनत करके आपके राज्य को टैक्स दे रहा है, उस टैक्स से रोड बन रही है,
लेकिन वो कुछ बाहर से लेके नहीं आया है ना, वो यहाँ आके यहीं से पैदा करके यहीं से दे रहा है और उल्टा घर लेके जा रहा है। नहीं आदरणीय, आप गलतफहमी में हैं। आप ये सोच रहे हैं कुछ लेके नहीं आया। वो लेके आया अपना शरीर, वो लेके आया अपना विवेक, वो लेके आया अपनी मेहनत, लेके आया अपनी हिम्मत, और उस हिम्मत, मेहनत, विवेक और पढ़ाई से यहाँ के जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें काम करके उसके विकास में योगदान कर रहा है, और आपके घरों की दाइयाँ बनता है, आपके घरों के नौकर बनता है, और आपका गार्ड भी बनता है, और आपका सिपा सलाहकार भी बनता है, और आपके घर का कूड़ा भी उठाता है, मजदूरी करता है, आपका घर बनाता है। तो उसकी मेहनत है। जो जिस काबिल होता है वह उस काबिलता के साथ काम करके और अपने गांव पैसा भेजता है, माँ बाप को भेजता है, और आपके राज्य की ज़मीनें भी वो खरीद के घर बना के रहता है, क्योंकि वो खुश है, क्योंकि वह खुश है कि यहाँ का वासी हमें सम्मान देगा, और हम आज नहीं तो कल हरियाणा के वासी बन जाएंगे। और हरियाणा का वासी बनना, प्रवासी बनने का यह सिस्टम चलता रहेगा। जिसका डोमिसाइल बना वह वासी होता चला गया, जिसका 15 साल वेट करना रहा वह प्रवासी होता चला गया। लेकिन भारत देश के प्रत्येक राज्य में यदि प्रवासी कल्याण बोर्ड बनता है तो आपदा आने पर, विपदा आने पर, कष्ट होने पर प्रवासियों को एक मंत्रालय मिल जाएगा, एक बोर्ड मिल जाएगा जिसमें वो अपनी शिकायत कर सकता है। कितने दिन के बाद एक व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से पहले दूसरे राज्य में आता है, प्रवासी बनता है, कब उसे वासी माना जाएगा? उसकी थोड़ी सी आप डेफिनेशन अगर हमारे दर्शकों को क्लियर कर पाए। वासी माना जाएगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति आता है तो हमारे हरियाणा में तो चलन है कि 5 साल, पहले 15 साल था, डोमिसाइल दे दिया जाए। लेकिन डोमिसाइल प्राप्त करने के बाद भी यदि किसी से विवाद हो जाए और थानेदार या क्वेश्चन पूछे कि कहाँ के रहने वाले हो, और गलती से यह निकल जाए कि मैं बंगाल का रहने वाला हूं, और उस पुलिस वाले का एटीट्यूड बदल जाए, उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आप क्या करेंगे? यदि गलती से किसी सरकार के पास जाकर अपने काम की गुहार लगाए और वह व्यक्ति उससे पूछ बैठे तुम कहाँ के रहने वाले हो, और वह कह दे मैं बिहार का रहने वाला, उसका एटीट्यूड बदल जाए, उस समय आप क्या करेंगे? भावनाएं चेंज करनी होगी, एक दूसरे को परस्पर समझना होगा, एक दूसरे के भाव को जानते हुए एक दूसरे का आदर करना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा। तब जाकर के हरियाणा ही नहीं, भारत देश का प्रत्येक राज्य विकास करेगा। और इसका जीता जाता उदाहरण आपको बताता हूं। महाराष्ट्र के राज ठाकरे का क्या हाल हुआ? महाराष्ट्र के राज ठाकरे का हाल देख लीजिए, और तो और आपको दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी का हाल देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने प्रवासियों के बल पर दिल्ली जीता, अरविंद केजरीवाल ने प्रवासियों के बल पर पंजाब जीता है। मुझे तो डर है कि कहीं अरविंद केजरीवाल प्रवासियों के बल पर हरियाणा ना जीत जाए। लेकिन जीते, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं कोई भाजपा ही थोड़ी हूं, मैं किसी भाजपा का, किसी आपका, किसी कांग्रेस का नहीं हूं। हमारा दिल जो कहेगा, जो प्रवासी का सहयोग करेगा, वही उसके पार्टी होगी, चाहे वो कोई पार्टी हो। तिवारी साहब, फरीदाबाद की बात करें, नगर निगम के चुनाव भी होने हैं और फरीदाबाद में भी बहुत ज़्यादा तादाद प्रवासियों की जो आप परिभाषा दे रहे हैं उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा तादाद हो चली है। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले चुनावों में भी प्रवासी यहाँ अपना बहुमत बना पाएंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपने एक बात और कही थी कि फरीदाबाद का नाम दिया हुआ ही प्रवासी का है, उसका थोड़ा सा समझना चाहेंगे। एक्चुअल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति जब हरियाणा के प्लानिंग बोर्ड के कमीशन के चेयरमैन बने तो उन्होंने फरीदाबाद को इंडस्ट्रियल हब बनाया था, और बड़े अलग अलग राज्यों से लोगों को बनाकर इस हरियाणा को चमकाने का काम किया, इस फरीदाबाद को चमकाने का काम किया। विश्व तक इसका नाम था। ऐसी स्थिति में मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सम्मान करता हूं कि उन्होंने जगह जगह से, जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, हरियाणा तो छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 70 लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 70 विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी है। बिहार और उत्तर प्रदेश में तो ऐसे कितने राज्य बन जाएंगे? और ऐसी स्थिति में उन्होंने बुला करके अगर
कमज़ोर लोगों का मसीहा बनने का काम किया और कमज़ोर लोग यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को बढ़ाकर इस हरियाणा सरकार को धन इकट्ठा करके टैक्स के रूप में चाहे किसी रूप में दिया, तो निश्चित तौर से आपको कहना पड़ेगा कि हरियाणा में जो प्रवासी आए या जो बाहर से आए उन्होंने हरियाणा का विकास किया। और हरियाणा के विकास करने में उत्तराखंडियों का बहुत बड़ा हाथ है। हरियाणा के विकास करने में उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों ने अपना प्रवासी जीवन बिताकर इस हरियाणा के विकास में बहुत योगदान किया है। तो ऐसी स्थिति में मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो आज हमारे बीच नहीं है लेकिन जहाँ भी हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनका मैं उनको नमन करता हूँ। और दूसरी बात जो आपने कही है वो क्वेश्चन जरा आप फिर से मुझे बताइए। वार्ड 45 नगर निगम का चुनाव होगा और मांग उठ रही है। मुझे नहीं पता कि भारतीय प्रवासी परिषद ने भी ये मांग उठाई है क्या कि कितने प्रवासियों को टिकट दिया गया, कितनी राजनीतिक कितनी भागीदारी प्रवासियों की होगी। आपको क्या लगता है जो संख्या बल है उसके हिसाब से कितनी भागीदारी होनी चाहिए और कितनी हो सकती है? आदरणीय पत्रकार महोदय, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं कि आप क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे पूछ रहे हैं और यह क्वेश्चन आज फरीदाबाद को बहुत बड़ा जवाब देने जा रही है। फरीदाबाद ही नहीं, भारत देश के प्रत्येक राज्य में जहाँ भी संख्या बढ़ी है, आज फरीदाबाद में 74% प्रवासी रहते हैं और ये 74% प्रवासी धन से कमजोर हैं। और धन से इसलिए कमजोर हैं कि उन्होंने जो कमाया वो यहीं लगाया। आप कहते हैं कमाया और अपने गांव ले गया, और मैं कह रहा हूं कमाया और आपकी ज़मीन को खरीद के अपना घर बनाया। कमाया यहीं लगाया और फिर कमाएंगे और यहीं लगाएंगे, यहीं दुकान बनाएंगे और आप ही के धन को बढ़ाएंगे। पर इन्हें कमज़ोर समझकर जो इन पार्टी इन्हें टिकट नहीं दे रही है, इन्हें कमज़ोर समझकर जो इन्हें गाली देने का प्रयास करते हैं, इन्हें कमज़ोर समझकर जो इनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं, वाह, फरीदाबाद में अब जल्दी चुनाव जीत नहीं सकते, चाहे किसी भी पार्टी के हों। और आपको बता रहा हूं कि भारतीय प्रवासी परिषद बहुत जल्द एक पार्टी का निर्माण करेगी और अपने प्रवासियों को प्रत्येक वार्ड में चुनाव लड़ने का हौसला रखेगी और अब दिखाएगी कि मैं वासियों का विरोधी नहीं, प्रवासी वासियों के सेवक बनेंगे। प्रवासी जिस तरह से आज दास हैं, कल भी दास बनेंगे, क्योंकि राजा राजा होता है, विष्णु भगवान हैं। और मेरे लिए वासियों की सेवा करना, जब से आया हूं सेवा कर रहा हूं और अंतिम तक सेवा करूंगा। और सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे सर पर ताज ना हो। सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ जुड़ा ना रहूं। इसलिए मैं यहाँ के वासियों का सम्मान करते हुए आग्रह करता हूं कि जिस तरह से खाने का अधिकार आपको है, जिस तरह से रहने का अधिकार आपको है, जिस तरह से बढ़ने का अधिकार आपको है, उसी तरह आपके साथ रहने वाला हम जैसा प्रवासी भाई भी प्रतिनिधित्व करना चाहता है और राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व करना चाहता है। आपका प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहता, वो राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व करके इस राज्य के विकास में योगदान करेगा। जिस तरह से इंडस्ट्री में योगदान करके इंडस्ट्री बढ़ा रहा है, जिस तरह राज्य में भी काम करके राज्य बढ़ा रहा है, उसी तरह मंत्रालय में भी घुस करके मंत्रालय को भी शुद्ध करने का काम अब प्रवासी करेगा। भारत देश का 80% राज्य प्रवासी बहुल्य हो चुका है। अब प्रवासियों का सम्मान जरूरी है, इसमें वासी दुश्मन मत बने। अरे प्रवासी गलत है तो उसे सजा मिलेगी, उसे मिल के सजा दिया जाए। यदि वासी गलत है तो वासी को भी सजा मिलनी चाहिए। ये कौन सी बात हुई? वासी गलत है तो मैं उस प्रवासी का साथ दूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूं, मेरे प्रवासी भाइयों, ये मेरी आपसे अपील है, कहीं गलत फहमी में मत रहना। यदि प्रवासी गलत है तो मैं प्रत्येक प्रवासी से अपील करता हूं कि उसका साथ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रवासी सही है तो डरने की जरूरत नहीं है। भारत देश सबका है, पृथ्वी पर भगवान सबके हैं और भगवान ही जानता है कि आगे क्या होगा।
इसलिए आपसे फिर कहता हूँ कि जात पात का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है। हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है, हमें भारत से प्यार है। वासी प्रवासी और अप्रवासी की एकता, यही हमारा विचार है, यही हमारा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी साहब, आपने बहुत ही बेबाकी से अपने सवालों का जवाब दिया। कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, एक बार फिर मिलते हैं और अभी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।